सरकारें तो हर साल बजट पास करती हैं और ये जो वर्तमान बजट है ये केवल शाब्दिक बजट है। और जब 4 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर देंगे सरकारी योजनाओं में तो आपकी 7 लाख इनकम, तो या तो इनका सर्वे झूठा है और नहीं तो इनका बजट का आश्वासन झूठा। वो तो कह रहे हैं कि इस बजट से महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, बहुत सारा लाभ होने वाला है। आप बताइए कि अगर जीएसटी नहीं घटा तो पेट्रोल का दाम घट जाएगा, डीजल का दाम घट जाएगा। अब कह रहे थे जिस तरह भारत में पूरे कोरोना जिस तरह विस्तार किया, फैलाव हुआ, उसको लेकर थोड़ा बहुत दिक्कतें हो गई, महंगाइयाँ हो गई। लेकिन क्या लगता है कि कोरोना की वजह से महंगाई है, बेरोजगारी है, कि ये सरकार देना ही नहीं चाहती और घटाना ही नहीं चाहती? नहीं, कोरोना के वजह से परेशानी जरूर है, लेकिन सरकार की नीतियों से ज्यादा परेशानी है। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता के पास हृदय नारायण जायसवाल जी हैं। हालांकि बहुत ही पुराने नेता हैं। आज पूरे देश में एक दिन पहले बजट लॉन्च हुआ और उस बजट पे इनसे बाइट लेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बजट से गरीब, मजदूर, किसान, व्यवसाय, व्यापारियों का बहुत लाभ होने वाला है। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार जो बजट आया है व्यापारियों को कुछ लाभ हुआ कि नहीं? देखिए, जो बजट आया है, सरकारें तो हर साल बजट पास करती हैं और ये जो वर्तमान बजट है ये केवल शाब्दिक बजट है, आश्वासन के अतिरिक्त। आप पूरा बजट पढ़ जाइए, किसी के लिए भी कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप पूरे बजट स्टेटमेंट को पढ़िए तो सबसे ज़्यादा हल्ला आयकर दाताओं को छूट का दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 7 लाख रुपया हमने आयकर मुक्त कर दिया है। लेकिन अगर वास्तविक में उसकी समीक्षा करिए तो केवल 3 लाख रुपये तक आयकर का स्लैब शून्य है, इसके ऊपर आयकर लग रहा है। और जब 4 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर देंगे सरकारी योजनाओं में तो आपकी 7 लाख इनकम कर मुक्त हो सकती है। तो अगर हम 4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देंगे, सरकार के विभिन्न खातों में जमा करा देंगे, तो हमारे पास तो केवल बचेगा 3 लाख रुपया। इसी तरह से आप आगे बढ़िए तो इस पूरे बजट में न श्रमिकों के लिए कुछ है, न किसानों के लिए कुछ है और व्यापारियों के लिए तो जीएसटी में कोई स्लैब में परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, परिवर्तन हुआ है कारपोरेट सेक्टर के लिए। इसके पहले जो उच्च करदाता हुआ करते थे देश के, मतलब जो सबसे धनी लोग हैं हिंदुस्तान के, जो धनाढ्य वर्ग है, हमारा अभी जो सरकार मांग रही थी रिपोर्ट अर्थशास्त्रियों से, तो अर्थशास्त्री लोगों का कहना था कि हाईली रिच लोगों पर सरकार को कुछ कर लगाना चाहिए जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था हो सके। लेकिन सरकार ने इस बात को माना नहीं इस बजट में। और जो 42.7% कर का स्लैब था सबसे धनाढ्य लोगों के लिए, उसको सरकार ने घटा के 39% कर दिया। और इस पर जो अधिभार था वो 37% था, उसको घटा के 25% कर दिया। इस प्रकार जो हाईएस्ट पेमेंट करने वाले लोग हैं उसमें से 25% लोग 25 कर स्लैब में 4% की गिरावट हो गई है। अभी जो आर्थिक सर्वे आया था, आर्थिक सर्वे में सरकार ने ये दावा किया है कि 23-24 में हमारे यहाँ विकास दर 6 से लेके 6.8% ही रहेगा। अब बजट ये दावा कर रहा है कि हमारा विकास दर, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 10.5% रहेगा। तो या तो इनका सर्वे झूठा है और नहीं तो इनका बजट का आश्वासन झूठा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इस बजट से महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, बहुत सारा लाभ होने वाला है। हालांकि उनका दावा तो बहुत सारी चीज़ों का है। और क्या महंगाई इस बार कम होगी क्या? जिस तरह महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा से मुद्दा बनाए रखी कि बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है पूरे देश में, इसको कम नहीं किया जाता है।
आप बताइए कि अगर जीएसटी नहीं घटा तो पेट्रोल का दाम घट जाएगा, डीजल का दाम घट जाएगा। अगर ये दाम नहीं घटेगा तो उत्पादन लागत नहीं घटेगी, और उत्पादन लागत नहीं घटेगी तो उत्पादित सामानों का मूल्य कैसे घटेगा। निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी? अर्थशास्त्र के सिद्धांत में जो वास्तविक ग्रोथ है और जो अनुमानित ग्रोथ है उसके अंतर के बराबर महंगाई आ जाती है बिना कहे। तो जो 10.5% ग्रोथ बजट का अनुमानित है और सर्वे का वास्तविक ग्रोथ 6% है, तो इसका डिफरेंस 4.5% होता है। और अगर 4.5% ही महंगाई बढ़ जाए तो हम महंगाई कहाँ कम कर पा रहे हैं? 1 इंच भी महंगाई कम नहीं होने वाली है। बजट आने के पहले ही आटा 45 रुपया पहुँच चुका है। अच्छा, 45 रुपया पहुँच चुका है। और सरकार ने एक नया फंडा तैयार किया है कि वो सामान का जो वेट है, भार है, उसको कम कर रही है। दाम वैसे ही रख के महंगाई कम होना दिखा रही है। हाँ, मतलब वेट कम करके दाम वैसे ही है, दाम यथावत है। हाँ, और महंगाई के लिए कम दिखाने के लिए मूल्य के अनुपात में सामान को कम कर देते हैं। आप बहुत साधारण सी बात है, बहुत घर की ज़रूरत है। आप खाली पार्ले का एक बिस्किट खरीद के देख लीजिए। नहीं ये तो है। आप लाइफ बॉय साबुन एक टिक्की खरीद के देख लीजिए। ये मार्केट की स्थिति ऐसे बिगड़ रही है। और सरकार के अनुसार ही हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं है, हमारे शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, और रोजगार के लिए कुछ नहीं है। वो तो कह रहे थे जिस तरह भारत में पूरे कोरोना जिस तरह विस्तार किया, फैलाव हुआ, उसको लेकर थोड़ा बहुत दिक्कतें हो गई, महंगाइयाँ हो गई। लेकिन क्या लगता है कि कोरोना की वजह से महंगाई है, बेरोजगारी है, कि ये सरकार देना ही नहीं चाहती और घटाना ही नहीं चाहती कुछ सामान? नहीं, कोरोना के वजह से परेशानी जरूर है, लेकिन सरकार की नीतियों से ज़्यादा परेशानी है। जब आप पूंजी परस्त नीतियाँ बनाएंगे, जब कारपोरेट सेक्टर को प्राथमिकता होगी, जो देने लायक है उसको छूट देंगे और जो नहीं देने लायक है उससे वसूली करेंगे, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। यही हो रहा है। सरकार को अगर महंगाई कम करनी है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कारपोरेट सेक्टर के पास जो धन सरकार भेज रही है उसका मुंह आम आदमी की तरफ मोड़े, रोजगार का अवसर उपलब्ध करावे। अभी जो सब अभी कह रहे हैं महंगाई कम होगी। एक चीज और है, यहाँ पे रोक रहे हैं आपको। सरकार कह रही है एक तरफ महंगाई कम हो रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि रोजगार भी लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए चारों तरफ, वो तो चारों तरफ दिखा भी रहे हैं। आप देखिए, अब प्रधानमंत्री जी हमारे तो कहते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो अगर यही रोजगार है तो उनकी दृष्टि में रोजगार बढ़ रहा होगा। लेकिन आप देखिए, जो सरकारी डाटा, खुद अभी आवधिक सर्वे रिपोर्ट आई इनकी 18-19 की, वो सरकारी रिपोर्ट है, कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है। उस रिपोर्ट में सरकार कह रही है कि स्नातक स्तर से ऊपर के शिक्षित हमारे करीब 35% के आसपास बेरोजगार हैं, और ये जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी बेरोजगारी 31% के आसपास है। सरकार की यही रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में जो काम करने वाला श्रम बल है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके वेतन भुगतान की 5 कैटेगरियां हैं, जिसका औसत 5 कैटेगरी में बटा हुआ है। प्रथम 20% की मासिक औसत आय 4100 रुपये के आसपास घूम रही है, और नेक्स्ट 20% जो 20 से 40% की आबादी है हमारे देश की कार्यबल, उसकी आमदनी 8,000 से कुछ अधिक के आसपास है। और जब इसी को आप 40 से 60 तक जाते हैं तो ये 13,000 है, और जब 60 से 80 तक जाते हैं तो उसका औसत 20,000 है। और उसके बाद जो हाईएस्ट 20% है, मतलब 80 से 100 तक की जो कार्यबल आबादी है, जो कार्य में लगी हुई है, उसका औसत मासिक आय 45,000 रुपया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार की रिपोर्ट कह रहे हैं। अगर सरकार के रिपोर्ट ये कह रहे हैं
तो आप खुद अनुमान लगाइए कि क्या इस देश के 80% लोगों की आर्थिक स्थिति इस मार्केट में सरवाइव करने की है। और अगर ऐसा ही है तो सरकार को 5 किलो मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को क्यों देना पड़ रहा है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों की मदद के लिए बना है, कारपोरेट सेक्टर की मदद के लिए बना है। उसके अलावे प्राथमिकता पर इस देश का न गरीब है, न नौजवान है, न किसान है, न अल्प वेतनभोगी लोग हैं। और इस तरह से सरकार अपनी नीतियों के अनुरूप पूंजी के केंद्रीकरण का प्रयास कर रही है। जब तक पूंजी विकेंद्रित नहीं होगी, अधिकतम लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, इस देश का भला नहीं होने वाला है। ये सरकार इस तरफ बढ़ने के स्थान पर अब आप देखिए कि कारपोरेट सेक्टर को जितनी छूट दी गई है, आप अन्य सेक्टरों में उतनी छूट नहीं दी गई। आप कहते हैं हमने स्वास्थ्य पर अधिक पैसा दे दिया है। आप दुनिया की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, अपने जीडीपी का 5% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, हम 2% भी नहीं कर रहे हैं। वो तो कह अभी यही आपके देवरिया की ही बात की जाए तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ मेडिकल कॉलेज दे दिए, गोरखपुर और देवरिया के बीच में एम्स दे दीजिए, तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। और क्या चाहिए सर। इस मेडिकल कॉलेज में आप एक दिन चलिए और इस मेडिकल कॉलेज का जो पहला बोर्ड लगा है उसी को पढ़िए। उस पर क्या लिखा है? उस पर लिखा है यह मेडिकल कॉलेज स्वशासी है और स्वशासी आधार पर चलेगा। मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, बिल्डिंग गवर्नमेंट का है और इसका एक प्रबंध तंत्र है। मतलब ये पीपी मॉडल का इनका मेडिकल कॉलेज है, जिससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं होने वाला। इसके लागत बढ़ते जाएंगे और आम आदमी इसके लाभ से वंचित होता चला जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज के नाम पर इन्होंने हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छीन लिया है। अच्छा। हम लोग आज से 2, 4, 5 साल पहले की बात करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनके मेडिकल कॉलेज से अधिक सुविधा संपन्न था। ये तो सही बात कह रहे हैं। हम गए मेडिकल के तमाम सिस्टम को देखे, अभी कुछ व्यवस्था नहीं है। हालांकि मरीज जाते हैं, रेफर कर दिया जाता है गोरखपुर के लिए, कुछ भी सुविधा नहीं है। इससे बेहतर तो शायद, ये तो हम पत्रकार बंधु भी देख रहे हैं, सारे पत्रकार भी जानते हैं कि मेडिकल में फिलहाल कोई सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि सुविधा बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। मेडिकल के लिए पहले डॉक्टर जरूरी है ना। वही सुविधा। आप ही बताइए, भारत में 11,000 लोगों पर केवल एक डॉक्टर है। आप कल्पना करिए कि एक डॉक्टर 11,000 लोगों के औसत पर है। और हम जानते हैं मेडिकल कॉलेज में तो हमको 3 से अधिक डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, डॉक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। तो जब डॉक्टर ही नहीं है तो मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व क्या है? टीचर ही नहीं है तो विद्यालय का अस्तित्व क्या है? तो ये दिक्कत है। आप हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के लिए पहले डॉक्टर तो मुहैया कराइए। आप शिक्षा के लिए पहले शिक्षक तो उपलब्ध कराइए। 45 लाख शिक्षकों की जगह खाली है देश में और इतनी भयंकर बेरोजगारी है। उनकी पार्टी के एमपी हैं ये वरुण गांधी जी, वो कह रहे हैं कि पहले सरकार जो खाली जगह है वही भर। तो सरकार तो कोई विज्ञापन नहीं निकाल रही है और जो विज्ञापन निकाल रही है उसका पर्चा आउट हो जा रहा है। उसके बाद अगर भर्ती हुई तो उसकी जांच के नाम पर लटका दी जाती है और नहीं तो कभी कभी तो विज्ञापन ही निरस्त हो जा रहा है। ये लगातार हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। और उन्हीं विज्ञापनों को रोटेट कर करके अपना प्रचार किया जा रहा है कि साहब हम रोजगार दे रहे हैं। बच्चों को परेशान करने के अतिरिक्त ये सरकार और कुछ नहीं कर रही। अच्छा, बच्चे भी बहुत सारे स्कूल में मतलब चिल्लाए कि भाई शिक्षा जो नया नीति कानून आ गया, बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं, 2 बार पैसे लग रहे हैं। पहले BA BSc में 1 बार एग्जाम होते थे साल में, लेकिन अब देखी जाए तो सेमेस्टर वाइज कर दिया है। जितना सेमेस्टर वाइज पेपर होगा उतना पैसा भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि सुविधा हुआ, बच्चों को सुविधा हुआ, तो इस पर क्या कुछ? देखिए, शुरू से हमारा देश गरीब है। हम सभी लोग और इस देश के पुराने जो सार्वजनिक जीवन के लोग थे, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात की वकालत की
कि हमारे देश की आर्थिक हालात ऐसे हैं, हमारे लोगों के आर्थिक हालात ऐसे हैं कि ये बहुत सारे खर्चों को एक साथ बियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय मुफ्त कर देना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। आपको जान के आश्चर्य, आपकी सरकार में हुआ था क्या? हाँ, हमने प्रयास किया था और हमने बच्चों के फीस की प्रतिपूर्ति कराई थी। आप बताइए, पूछ लीजिए कहीं प्रतिपूर्ति बंद, स्कॉलरशिप बंद? स्कॉलरशिप तो आ भी रहे हैं। नहीं, केवल अनुसूचित जातियों के स्कॉलरशिप आ रहे हैं। बकिया पिछड़ी जातियों के स्कॉलरशिप और सामान्य वर्ग की स्कॉलरशिप कभी आ गई हो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी दिनों से ये नहीं मिल रहा है। और विशेष करके तो ये जो पिछड़ी जाति के विद्यार्थी बच्चे हैं, उनकी छात्रवृत्ति में बहुत गड़बड़ी है, वो आ ही नहीं रही है। हमको एक दिन वो छात्र संघ के बच्चे मिले थे और वो कह रहे थे कि 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं आई है। 1-2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं। और भारत का जो मेडिकल सिस्टम है, हमारे घरेलू बजट का 25% दवा में चला जाता है। ये भी इस देश के बहुत बड़ा कारण है गरीब होने का लोगों के। करीब 5 करोड़ लोग बीमारियों के नाते हमारे यहाँ भूमिहीन हो जा रहे हैं और सरकार उसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही। हर कमर्शियलाइज करती जा रही है, मेडिकल को भी और शिक्षा को भी। अब आप बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज की जो 1 लाख फीस थी, वो सरकार ने 5 लाख कर दिया है। मेडिकल कॉलेज की फीस, मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ा और वो 10,000 रुपये सालाना में, होम्योपैथ का डॉक्टर है, लेकिन मेडिकल की फीस सबकी समान थी। 10,000 रुपये सालाना फीस में वो डॉक्टर हो गया और आज वही फीस बढ़ के कहाँ पहुँच गई। आप अपने बच्चे को MBBS नहीं करा सकते, अगर वो एडमिशन भी पा जाए, हमारी हैसियत नहीं है, देवरिया में शायद 2-4 लोग करा लें। 50 लाख रुपया एक MBBS पर लग रहा है। ये तो है। तो जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, क्योंकि उसकी आय तो 1 लाख के आसपास घूम रही है औसत। आप बताइए, जब 1 लाख औसत आय हमारी आसपास घूम रही है तो हम क्या कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पर अगर देश को तरक्की कराना है, इसका विकास करना है, तो आय के साधन बढ़ाइए और उसका सबसे सरल तरीका है कि आप शिक्षा बढ़ाइए और शिक्षा के आधार पर लोगों को काम करने की छूट दीजिए। सरकारी स्तर पर, प्राइवेट सेक्टर के स्तर पर जो रोज़गार उपलब्ध हो सके वो रोज़गार उपलब्ध कराइए। और अगर वो रोज़गार उपलब्ध नहीं है तो दुनिया के देशों में यहाँ के पेशेवरों को जाने के लिए सुविधा मुहैया कराइए। इस सरकार ने तो जाने पर ही रोक लगा रखी है। यहाँ पे आपको रोकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत सारे सरकार के बारे में, विपक्षी के बारे में बहुत बोल दिया। अब मुद्दा इसमें ट्रेंडिंग ये है कि